हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हम लोग आपका अतीत, हमारे अतीत फर्स्ट। और इसमें हमारा चैप्टर है अशोक एक ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध को त्याग दिया। इस इस लेक्चर को, इस चैप्टर को आज हम लोग आपका पढ़ेंगे। नए प्रश्न, नए विचार को हम लोग आपका देख चुके हैं बहुत अच्छे से। इस पर बात करेंगे। तो अभी तक जितना हमने पीछे पढ़ा है उसमें कोई पिछले वाले में चैप्टर में अगर आपका डाउट बनता है या आज के इस चैप्टर के अंतर्गत कोई आपका डाउट बनता है तो बच्चों, सारे माध्यम आपके खुले हैं प्रश्न पूछने के। आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, आप लोग सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई डाउट बनता है तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध क्या कर दिया, आपका त्याग दिया। इसके विषय में हम लोग आज आपका पढ़ेंगे और अच्छे से हम लोग इसके अंतर्गत आपका इस चैप्टर की जो है बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने चैप्टर को पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए, कोई भी स्कूल का कोई ऐसा बच्चा है जो खड़ा होकर चैप्टर पढ़ना चाहता है? चलिए आगे देखते हैं। हम शुरू करते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं खड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, लेकिन मैं जो आपका कार्य है मैं अपना संपन्न करूंगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए देखिए, रौनक अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध करने का त्याग किया, ये हमको देखना है। और चैप्टर का अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए, रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट मिले, दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दाब कर रखा था, जिसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था। लेकिन मन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोट को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी कि तभी उसने पाया कि सभी नोटों के दाहिने तरफ गांधी जी मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित हैं, जिन्हें सोचकर आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए। देखिए, हम क्या करते हैं, हर कहानी के साथ अपने एक चैप्टर को आपका शुरू करते हैं और उसी को हम लोग इसमें समाहित करते हैं, देखते हैं और उन्हीं के साथ हम लोग स्टोरी को साथ आपका चैप्टर को हम लोग अपना जोड़कर आपका पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, एक बहुत बड़ा राज्य है। अब बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा राज्य। देखिए, आपने मगध राज्य पढ़ा था पिछले चैप्टर में, हम लोग आपका मगध राज्य को देख रहे थे और मगध को हमने महाजनपद के रूप में भी पढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए। अब उसकी ही हम लोग बात करने वाले। एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है, जिन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया था और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे। अध्याय 6 ही है हमारा और इसी में हम लोग आपका 6 में पीछे देखा हमने पढ़ा। अब देखिए, सारनाथ के विषय में हमने पढ़ा है 6 नंबर चैप्टर में। इतिहास के महानताओं राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके कई जैसे स्तंभों और पत्थरों का अभिलेख उत्तीर्ण किया। इससे पहले हम यह जानने के कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा गया। अब देखिए, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले हम ये लिखें कि अभिलेख क्या होते हैं, हम उसको देखें। उससे पहले हमको देखना है राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, इसके विषय में हम लोग आपका समझने का आपका प्रयास करते हैं और इसको देखते हैं कि आपका राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया था और इसको हम लोग देख लेंगे अच्छे से, ताकि हमको सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अशोक जिस साम्राज्य का पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कह रहे कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, उस शासन की स्थापना किसने की थी? उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लगभग 2300 साल पहले। चाणक्य यानी कि कौटिल्य के नाम के एक विद्वान
व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। देखिए, चाणक्य का ही दूसरा नाम आपका कौटिल्य है और विष्णुगुप्त भी आपको कई बुकों में आपको मिलेगा। अब देखिए, आपने अपने नोटों पर इस तरह की ये जो चित्र आकृति है, ये आपने नोटों पर बहुत बार देखी होगी। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, ये क्या है आकृति, इन पर थोड़ा सा आप लोग विचार करें। ठीक है, इसको जरूर देखिए एक बार। देख रहे हैं बच्चों? कहाँ देखने के लिए मिलती है ये, बताइए आप मुझे बच्चों। तो हमारे जो नोट होते हैं, उन नोटों पर हमको ये आकृति देखने की, एक शेरों वाला शीर्ष स्तंभ, और कहाँ है ये? सारनाथ के जो स्तूप है उससे लिया गया। जब एक ही परिवार का कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। क्या हुआ है? बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये क्या हुए हैं? ये सारे महान आपके शासक हुए हैं। अब देखिए, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। कह रहे जो आपका साम्राज्य बना हुआ है उसमें आपके बहुत से नगर थे। अगर आप बात करें उन नगरों की, ठीक है, क्या थे? बहुत से नगर थे। चित्र में दिए उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है, और कह रहे चित्र में जो काले बिंदु दिखाए दिए हैं उनमें आपका दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन तथा तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। कह रहे जो आपकी तक्षशिला है ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से के लिए क्या था? मार्ग था। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। कह रहे जो आपका तक्षशिला है कहाँ पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? वर्तमान भारत में ये नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। इतना पढ़ा आप लोगों ने? किसी को डाउट? शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पजन रहा करते थे। क्या करते थे? जो आपके व्यापारी हैं, सरकारी लोग हैं, अधिकारी हैं, ये लोग वहां आपका रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सों में जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। जानवरों के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे शायद लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, और कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की आपके भाषा बोलते थे, और शायद यही कारण था कि वो लोग अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे। और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते, यानी सबकी बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन सब क्या था? एक दूसरे से अलग था। कौन थे ये लोग? किसान और पशुपालक बसे हुए थे। ठीक है, और ज्यादातर लोग जंगलों में भी आपके लोग आपका रहते थे, और उनकी आजीविका के चलाने के विषय में भी हमने पढ़ा। ठीक अब देखिए, जिन जगहों पर अशोक के आपके शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जो जहां पर अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत में कौन कौन से राज्य मौर्य से बाहर थे? अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अपने प्रदेश में जो अशोक का आपका शिलालेख है वो हमको पता होना चाहिए। तो कालसी ब्लॉक पड़ता है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता होना चाहिए। कौन सा पड़ता है? कालसी ब्लॉक है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ अशोक का क्या मिला है? शिलालेख, अभिलेख। देखिए सुनिए, अभिलेख क्या होता है? किसी पत्थर पर, लोहे के पात्र पर अगर हम कोई मैसेज खुदवाते हैं, लिखवाते हैं, उत्कीर्ण करवाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आपका अभिलेख कहते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? अभिलेख कहते हैं। ठीक, तो हमको कहाँ मिला है? पूरे हमारे उत्तराखंड में। तो आपको पता होना चाहिए कि कालसी एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर ये हमको मिला है।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? कह रहे कोई अगर आपका राज्य है वो आपका साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इसको हम लोग आपका देख सकते हैं और थोड़ा इसको समझते हैं। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, उनकी रक्षा करने के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजा की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत होती थी। कह रहे जो आपका साम्राज्य चला रहे थे, उस साम्राज्य को चलाने वाले को राजा नहीं सम्राट कहा जाता था, और राज्य को चलाने वाले को राजा कहा जाता था। ठीक, आगे देखिए। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी, और कह रहे कि इसलिए क्या होता था कि जो बड़े अधिकारी हैं उनको कर इकट्ठा करने की बड़ी जरूरत होती थी। ठीक, साम्राज्य का प्रशासन, कह रहे जो आपका साम्राज्य है, अगर हम इसका प्रशासन देखें क्या था इसके प्रशासन में, आइए इसके हम लोग अगर बागडोर की बात करें तो इसको देख। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। कैसा था आपका मौर्य साम्राज्य? बहुत बड़ा था, और शासन भी कैसे होता था? अलग अलग ढंग से, अलग अलग तौर तरीके से आपका इसका शासन होता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह है कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। अब देखिए होता क्या था कि गांव हो चाहे शहर हो, चाहे आपका किसान हो, चाहे आपका पशुपालक हो, चाहे आपका शिल्पकार हो जो मूर्ति बनाते हैं, चाहे आपका व्यापारी, इन सभी से क्या होता था? टैक्स इकट्ठा होता था, और टैक्स इकट्ठा करने के लिए राजा जो होता था या आपका सम्राट, वो क्या करता था आपका बच्चों? अधिकारियों की नियुक्ति करता था। और उस नियुक्ति से क्या होता था बच्चों कि वो अधिकारी आपका कर वसूलते थे, और अगर कोई राजा के आदेश का यानी कि कर ना देने का उल्लंघन करता था तो अधिकारी उसको क्या देते थे? सजा भी देते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारी के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। क्या करता था? राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता पर सबका क्या रखता था? आपका नियंत्रण रखता था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आगे देख। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। अब कह रहे हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत या क्षेत्र थे, उन प्रांत या क्षेत्र में क्या होता था कि जैसे आपका तक्षशिला या उज्जैन, ये आपके प्रांत थे, यानी कि प्रांतों की राजधानी या कैपिटल हुआ करती थी। और कुछ हद तक क्या था कि पाटलिपुत्र के क्षेत्र में जो आपका नियंत्रण था, उसमें जो उसके राजकुमार थे यानी कि जो राजा के सम्राट के जो पुत्र थे, उनको वहां का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजते थे। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। कह रहे जो आपकी लोकल, जो आपकी परंपरा है और नियम है, उनको ही का माना जाता था। ठीक है, ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ
मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन, कार्य और भेंट के रूप में मिलता, उसे इकट्ठा किया जाता था। कह रहे जो भी आने जाने की जो मार्ग थे, चाहे नदी का हो, चाहे कोई रास्ता हो, जहाँ से आपका ट्रेड वगैरह होता था, व्यापार, ऐसे क्षेत्र पर वो अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। और वहां से वो क्या करते थे, आपका कुछ संसाधन के रूप में आपका टैक्स लेते थे, कोई भेंट, उपहार या कर्म लेते थे, और उसे क्या करते थे, आपके इकट्ठा किया। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि उत्तर पश्चिम आपका कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोने के और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। क्या होता था कि जो भी संसाधन है वो कैसे मिलते थे, आपके नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर रहे हैं नजराना। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से सब जगह संभव होकर इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विधिवत पदार्थों के रूप में प्राय लोगों से लिए जाते थे, जो स्वेच्छा से देते थे। नजराना क्या है, जो लोग आपका कुछ अपनी मर्जी से अनियमित रूप से जो कुछ भेंट देते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका नजराना कहते थे, जो उनको मिलता। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए पहले के समय में जो टैक्स था, वो टैक्स को चुकाने का अलग अलग मीडियम थे। लोग अलग अलग तरीके से उन टैक्स को आपका चुका सकते थे, देख सकते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। ठीक, अब देखिए राजधानी के सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया यूनान राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया, यहाँ तक कि उसके विवरण को एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के लिए सामने आने के अवसरों पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। कह रहे कि अगर सम्राट जनता के सामने आ जाए तो ये शोभ यात्रा होती थी और जश्न के रूप में आपका मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था, जो सम्राट के चारों ओर सिर्फ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डर रहते थे कि कोई उनकी हत्या न करने की कोशिश करे। उनके खाना खिलाने से पहले खास नौकर उस खाने को चेक करते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। क्या होता था कि वो लगातार एक ही कमरे में 2 रात आपका नहीं सोते थे। अब हम बात कर रहे हैं आपका इसमें और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में थोड़ी हम लोग देखेंगे कि जो आधुनिक पटना है उसके विषय में थोड़ा हम लोग देख रहे हैं। ठीक, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुजुर्ग और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्चे ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी कांट से बना था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों ओर से उद्यान और चिड़ियों के लिए घने बसेरे स्थान था। देखिए कितना अच्छा बताया है कि पत्थर की नक्काशी थी, उसको उससे सजाया गया था। चारों तरफ में आपके बागान, पेड़ पौधे, चीजें लगी हुई थी, जिसमें उनको दिखाई दे रहा था। ठीक, अब देखिए ये पूरी हमने चीजों को इसमें देखा, पढ़ा कि क्या स्थिति हमारी इसमें बनी हुई है। इसको थोड़ा सा गौर करिए।
और ये रहा वो स्थान। सबसे पहले हम कुछ और अन्य जगह है जहां पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तक्षशिला, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, ये सब आपका पाकिस्तान में पड़ते हैं। कांधार, लंपक, ये आपका अफगानिस्तान में पड़ते हैं। देखिए, यहां तक सीमा थी अशोक के शासनकाल की, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और लुम्बिनी, मेरठ, टोपरा, गुज्जर, कौशाम्बी, सारनाथ, लोहार, पाटलिपुत्र तो शहर था, रूपनाथ, सांची, गिरनार पर्वत गुजरात, ब्राह्मी, मस्की। कलिंग का युद्ध सुना है आपने? ये कलिंग पड़ता है आपका उड़ीसा में बच्चों। कहाँ पड़ता है कलिंग? उड़ीसा में। क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, पूरा चित्र इसको देखिए, ठीक है। तो अभी जितना हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें कोई भी अगर आपका डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन कल आपके लिए छोटा सा प्रश्न ये है कि जो शीर्ष स्तंभ मैं आपको दिखा रहा हूं सारनाथ में जो हमको मिला था, ये से वाला, तो ये आपके भारत के कौन से नोट पर, जो सांची का या सारनाथ का स्तंभ है, वो आपका नोटों पर है, या आपको किस किस नोट पर ये आपका स्तंभ देखने के लिए मिलता है? आप इसके विषय में बताइए मुझे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, ठीक है। तो एक बार इसको रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, और कोई भी अगर डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछिएगा। और थोड़ा इसको लास्ट लाइन देख लेते हैं। और अंत में, जंगलों वाले इलाके में आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दे, ठीक। इस आपका लेक्चर के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया कि आपका मौर्य साम्राज्य किस प्रकार आपका फैला हुआ था, कहाँ तक उसकी सीमाएं थी, कैसा उसकी नगरीय व्यवस्था थी, कैसे वो कर संग्रहित करते थे, कैसे उनका शासन, आपका प्रशासन चल रहा था, इसके विषय में हमने पढ़ा। और अशोक एक अनोखा सम्राट था, इसके विषय में हम लोग कल बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। सारा चैप्टर का रिवीजन करिए, कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।